तो हम लोग एक नए चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट ऑफ द रिसीवेबल। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं ये चैप्टर के हमारे लर्निंग पॉइंट्स क्या है। वो समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। तो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए। दैट से हमको ये चैप्टर में क्या लर्न करना है। वो समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज you are a managing director of a company। आप एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो। योर कंपनी प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट। आपका कंपनी एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करता है। इन ऑर्डर टू manufacture the product, comma, you need to purchase a component। तो आपको जो प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए आपको एक कंपोनेंट का जरूरत है। टू बाय कंपोनेंट you have shortlisted two suppliers। यानी कि जो प्रोडक्ट आपको बनाना है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको एक कंपोनेंट चाहिए और वो कंपोनेंट खरीदने के लिए आपने दो सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट किया है, ABC और PQR। नाउ आपने दोनों से कोटेशन मंगवाया, उसके प्राइस का कंपैरिजन किया, उसके क्वालिटी का थोड़ा टेस्टिंग किया। तो वो सब जो आपने किया उसका कुछ एनालिसिस ऐसा है। आपने प्राइस का कंपैरिजन किया तो आपने ये देखा कि दोनों का प्राइस सेम है, कुछ फर्क नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस इन द प्राइस। फिर आपने क्वालिटी का कंपैरिजन किया, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो आइडेंटिकल, उसमें वापस कोई भी चेंज नहीं है, दोनों सेम ही क्वालिटी का कंपोनेंट सप्लाई करते हैं। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर डिलीवरी, उसका कंपैरिजन किया। उसका कंपैरिजन करने के ऊपर you observe that say there is no difference between both of them। लास्ट आपने कंपैरिजन किया विथ रिस्पेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर पेमेंट। तो एबीसी ने आपको ऐसा बोला कि हम लोग 2 महीने का क्रेडिट ऑफर करेंगे और पीक्यूआर ने बोला कि हम लोग आपको 3 महीने का क्रेडिट ऑफर करेंगे। बाकी सब कुछ सेम था, सिर्फ यही एक चीज में डिफरेंस था। आई वॉन्ट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स कि हम लोग कंपोनेंट कहां से खरीदेंगे, एबीसी या पीक्यूआर। सो फ्रेंड्स वी अंडरस्टैंड दैट से दोनों का सिर्फ क्रेडिट पीरियड का ही डिफरेंस है। तो जहां से हमको ज्यादा क्रेडिट मिलता है हम लोग कंपोनेंट वहां से खरीदेंगे। यानी कि हमारे एग्जांपल में क्या होगा, पीक्यूआर। क्यों? क्योंकि पीक्यूआर हमको ज्यादा क्रेडिट ऑफर करता है। सी हम लोग डायरेक्टली डिसीजन ले सकते हैं पीक्यूआर का। क्यों? क्योंकि जो बाकी क्या सारा चीज है वो दोनों कंपनी में सेम है, प्राइस सेम है, क्वालिटी सेम है, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर डिलीवरी सेम है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का फर्क है। तो उस केस में डेफिनेटली हमको जहां से ज्यादा क्रेडिट मिलता है वहां से हम लोग कंपोनेंट बाय करेंगे। दैट इज द वे वी कैन रीच टू द डिसीजन। ये सबसे पहला चीज है। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक फर्दर। हम लोग दूसरा ऐसा समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि जनरली
हमेशा नहीं पर जनरली हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि सपोज एक कंपनी का क्रेडिट पीरियड है अभी 2 महीने का, कंपनी का अभी का सेल्स है लेट अस से एन अमाउंट ऑफ 10 lakhs। कंपनी ऐसा सोच रहा है कि लेट मी इंक्रीज द क्रेडिट पीरियड टू 3 months। तो आपको क्या लगता है कि कंपनी का सेल्स बढ़ेगा या कम होगा? सो वी अंडरस्टैंड दैट से जनरली अगर आप लोग क्रेडिट पीरियड बढ़ाओगे देन इन दैट केस आपका सेल्स बढ़ेगा। और सपोज कि आपने क्रेडिट पीरियड 2 महीने की जगह 1 महीने का कर दिया, तो हमारा सेल्स बढ़ेगा या कम होगा? We understand that say in that case the sales of the company will fall down। यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी सेल्स ऑफ द कंपनी है वो सेल्स ऑफ द कंपनी और क्रेडिट पीरियड दोनों का सीधा सीधा रिलेशनशिप है। यूजुअली ऐसा होगा जब भी हम लोग क्रेडिट पीरियड बढ़ाएंगे तो सेल्स हमारा बढ़ेगा, और जब भी हम लोग क्रेडिट पीरियड कम करेंगे तो हमारा सेल्स कम होगा, ऐसा हम लोग समझते हैं। However friends, importantly, अभी एकदम गौर से सुनो, the profit of the company, let us say that से अभी कंपनी का प्रॉफिट है 3 लाख। अगर हम लोग क्रेडिट पीरियड बढ़ाएंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा सेल्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसा हो सकता है कि क्रेडिट पीरियड बढ़ाने के बावजूद हमारा हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, ऐसा हम लोग लाइक विथ कॉन्फिडेंस नहीं बोल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि क्रेडिट पीरियड बढ़ाने से सेल्स हमारा बढ़ा पर प्रॉफिट हमारा बढ़ने की जगह प्रॉफिट हमारा कम भी हो सकता है। और हमने जब क्रेडिट पीरियड कम किया तो सेल्स हमारा कम हो गया, पर उसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट हमारा बढ़ भी सकता है। In a way that the profit of the company may change in any of the direction। ऐसा हो सकता है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ भी सकता है विद द इंक्रीज इन क्रेडिट पीरियड, और ऐसा भी हो सकता है दैट से हमारा प्रॉफिट कम भी हो सकता है विद द रिडक्शन इन क्रेडिट पीरियड, ऐसा हम लोग समझते हैं। प्रॉफिट ऑफ द कंपनी कैन चेंज इन एनी ऑफ द डायरेक्शन, इट मे इंक्रीज, इट मे डिक्रीज ऑल्सो, even though say the sales of the company is changing in the reverse direction। ऐसा क्यों हो सकता है, यही समझने के लिए हम लोग ये चैप्टर लर्न कर रहे हैं। तो हमारा चैप्टर का लर्निंग पॉइंट क्या है? हमारा चैप्टर का लर्निंग पॉइंट ये है कि हमें हमारे कस्टमर्स को कितना क्रेडिट पीरियड ऑफर करना चाहिए so that the profit of the company is maximum। What we are going to learn over here? We are going to learn over here that what should be the optimum credit period that we should offer so that the profit of the company is maximum। वो लर्न करने के लिए हम लोग ये चैप्टर लर्न कर रहे हैं। That is what's the learning point that we have of this chapter। So write down heading learning points of the chapter। उस पे आप लोग लिखो फर्स्ट पॉइंट, इन कॉम्पिटिटिव business condition, comma it is necessary that proper credit period is offered to customers, full stop। Second point, generally sales of the company
and credit period have a positive relationship. Full stop. With increase in sales, I'm sorry, with increase in credit period, comma, sales increase and vice versa. Full stop. However, profit of the company may not change in the same direction. Full stop. So for different credit period, comma, we have to compute profit or loss and we have to decide optimum credit period to be offered to customers. Full stop. ना फ्रेंड्स, इसके अलावा हम लोग और एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फैक्टरिंग सर्विसेज। आपके मॉड्यूल में वो फैक्टरिंग सर्विसेज का कॉन्सेप्ट रिसीवेबल मैनेजमेंट चैप्टर में दे रखा है। दैट इज व्हाट्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव। सो द थर्ड पॉइंट, we are going to understand decision making with respect to appointment of factor। मैं थोड़ा सा उसका आपको एक बैकग्राउंड दे देता हूं। फैक्टर एक ऐसा प्रोफेशनल एजेंसी होता है जो हमको कलेक्शन का सर्विस देता है। वो हमारे बिहाफ पे हमारे कस्टमर के पास जाएगा, कलेक्शन करके हमको पैसा देगा। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द फैक्टरिंग सर्विसेज, और उसका कॉन्सेप्ट भी ये चैप्टर में इंक्लूड किया गया है। ना फ्रेंड्स, ये चैप्टर में कुछ रेडीमेड और कुछ बेसिक अजम्पशंस किए गए हैं। कौन कौन से अजम्पशन, वो अभी मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं, फिर मैं आपको लिखवाऊंगा। ये अजम्पशंस ऐसे नहीं है कि थोड़े वो डाइजेस्ट करने में आपको दिक्कत हो कि अरे यार सर ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसे वाले अजम्पशंस नहीं है। ये बहुत ही सिंपल अजम्पशंस है, और ये अजम्पशंस करने का सिर्फ एक छोटा सा रीजन ऐसा है, दैट्स इट, जस्ट टू कीप यूनिफॉर्मिटी फॉर ऑल द आंसर्स। इसलिए ये कुछ अजम्पशंस किए गए हैं। तो अजम्पशंस क्या, वो मैं आपको समझाता हूँ। आपको अभी कुछ लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। पहला सिंपल अजम्पशन ये है कि जो भी सेल्स के बारे में हमको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा वो सारा का सारा क्रेडिट सेल्स है, अनलेस वी हैव बीन प्रोवाइडेड दैट
a certain portion of the sales is on cash basis. पहला assumption ये है कि जो भी सेल्स के लिए हमको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा वो सारा का सारा क्रेडिट सेल्स है, unless it has been given that a certain portion of the sales is on cash basis. दूसरा assumption ऐसा किया गया है कि जो भी एक्टिविटी लेवल कंपनी का होगा, that entire activity level is assumed to be evenly spread throughout the year. उसके लिए ऐसा assumption है कि वो पूरे के पूरे साल में evenly spread है. इसका कुछ मतलब ऐसा है कि फॉर एग्जांपल हमारे पूरे साल का सेल्स है 12 लाख रुपए, तो assumption ऐसा है कि हर महीने का सेल्स होगा 1 लाख रुपए. पूरे साल का हमारा खर्चा फॉर एग्जांपल 7,30,000 एंड देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, तो हर रोज का खर्चा होगा 2,000 रुपए. ऐसा सिंपल assumption है कि एक्टिविटी लेवल ऑफ द कंपनी इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू एंड इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेंसेस दे आर इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर. फ्रेंड्स, ये assumption इस वजह से किया गया है क्योंकि वी अंडरस्टैंड टेक्निकली लाइक दिस कि हम लोग जब ये assumption करते हैं ना, then we eliminate the possibility of the seasonal business. सीजनल बिजनेस होता है ना फ्रेंड्स, उसका क्रेडिट पीरियड तय करने में there are certain additional factors which are required to be taken into account. तो इंस्टीट्यूट को वो स्पेशल फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करना था, इसलिए उन्होंने सिंपल ऐसा assumption किया है कि जो भी हमारा एक्टिविटी लेवल होगा that is evenly spread throughout the year. तीसरा assumption ऐसा किया गया है कि the company is a going concern. इसका मतलब ये है the company does not have an intention to close down the business in the shorter time period. The company is going to do business say forever, ऐसा यहाँ पे assumption किया गया है. That is the third assumption which they have made. It is similar to what you study in your accounting standard 1. जो going concern वाला जो हमारा concept है, सेम ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल है. और आखिरी assumption ऐसा किया गया है फ्रेंड्स, वो समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं. सपोज कि एक कंपनी का अभी का क्रेडिट पीरियड है 2 महीना. कंपनी का सेल्स है 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 6 लाख और फिक्स कॉस्ट है 2 लाख. फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा है. कंपनी ऐसा सोच रहा है कि जो 2 महीने का क्रेडिट पीरियड है ना, उसको हम लोग 4 महीना कर देते हैं. तो जो सेल्स है ना कंपनी का, हमको ऐसा लग रहा है कि वो 10 लाख रुपए का 20 लाख रुपए हो जाएगा. आई वॉन्ट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स कि इस सिचुएशन में हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा. सो फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड दैट से इन दिस सिचुएशन the variable cost will be 12 lakhs. 12 lakhs कैसे आया? We understand that से जो कंपनी का सेल्स है वो डबल हो गया, तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. सेल्स इज डबलिंग, तो हम लोग ऐसा समझेंगे, we will make an assumption that say the variable cost will also change in the same proportion, so it will increase to 12 lakhs. अच्छा, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा फ्रेंड्स? कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? Friends, we understand that so the total fixed cost is going to remain same. That is an amount of rupees 2 lakhs. So what will happen? The variable cost will change in the proportion to the revenue. That is an assumption. And so the total fixed cost is going to remain same. That is an assumption that we have. This is the fourth assumption. So these are the four assumptions which have been made throughout the chapter. I just repeat those assumptions. एक, जो भी सेल्स है वो सारा का सारा क्रेडिट सेल्स है, unless it has been given that say certain portion of the sales is on cash basis. दूसरा, activity level of the company is evenly spread throughout the year in terms of the revenue and in terms of the expenses. So we do not have any seasonal business. तीसरा assumption, the company is going to do business forever. The company does not have an intention to close down the business in the shorter time period. चौथा assumption, it is assumed that the total variable cost will change in the proportion to revenue. सेल्स बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा,
सेल्स कम होगा तो वो भी कम होगा, जबकि टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम ही रहेगा. That is what we understand is like four assumptions which have been made. I request all of you to write down along with me. Heading, write down assumptions. In that write down first point. Sorry, in that write down first of all, in order to keep uniformity for all answers, comma, following assumptions have been made. In that write down first, पहला assumption क्या किया गया है? Sales of the company is on credit basis, comma, unless it has been given that a certain portion of sales is on cash basis. That is the first assumption. Second assumption, activity level of the company in terms of revenue and expenses are evenly spread throughout the year. Full stop. उसी में लिखो आगे. By making this assumption, comma, we eliminate possibility of seasonal business. Third, the company is going to do business forever. Full stop. The company does not have an intention to close down the business in
a short period. Full stop. This assumption is similar to AS1, comma, going concern. Full stop. Fourth assumption, most importantly, it is assumed that total variable cost comma will change in proportion to revenue and total fixed cost will always remain same. Full stop. तो फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन में ये हमारे 4 स्टैंडर्ड अजम्पशन है जो हम लोग हमेशा करेंगे. नाउ फ्रेंड्स वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू कॉन्सेप्ट और वो कॉन्सेप्ट का नाम है कैरिंग कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट को एक दूसरा नाम भी दिया गया है, उसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो ये कॉन्सेप्ट में हम लोग दैट इज यहाँ पे हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं और वापस को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ. एकदम अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा एग्जांपल, उसके ऊपर से ये नया कॉन्सेप्ट हमको समझना है. भाई देखो फ्रेंड्स, आपने लोगों ने जैसे अभी सीए ज्वाइन किया है ना, वैसा ही ईयर्स बिफोर मैंने भी सीए ज्वाइन किया था. तो जब मैंने सीए ज्वाइन किया ना, तब मुझे सब लोगों ने मना किया कि मौलिन सीए ज्वाइन मत करो, भाई सीए का कोर्स बहुत डिफिकल्ट है, उस पर रिजल्ट बहुत कम आता है, तुम्हारा पास रिकॉर्ड्स इतना अच्छा नहीं है कि तुम पास होंगे, ऐसा सबने मेरे को मना किया. पर तभी क्या, मैंने वो थोड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के सेमिनार अटेंड किए थे. तो सब लोग बोलते थे भी हो जाएगा, लाइफ में कुछ करने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा. तो ऐसा सब सुन के मैंने सोचा भी अपने भी सीए ज्वाइन करेंगे. सीए ज्वाइन किया और मेरे को लगा मैं तो फंस गया हूं. पर हर रोज भगवान को प्रार्थना करके 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 और थोड़ी बहुत मेहनत करके मैं सीए पास हो गया. तो एक बार सीए पास हो गए, उसके बाद क्या होता है, सबको डिसाइड करना होता है. जब तक सीए पास नहीं है तब तक क्या होता है, मई और नवंबर का एक अच्छा सा साइकिल चलता है. क्या, मई में फेल तो नवंबर, नवंबर में फेल तो मई, ऐसा एक साइकिल चलता है. पर वो साइकिल खत्म हो गया एक दिन जब मैं पास हो गया. तो फिर मेरे को ये डिसाइड करने लगा क्या करूं मैं. ये एक साइकिल था, मई टू नवंबर, नवंबर टू मई, मई टू नवंबर, नवंबर टू मई. पर एक दिन क्या हुआ कि मैं ये साइकिल में से बाहर निकल गया और मुझे ये डिसाइड करने का था कि अभी मैं क्या करूं. तो मैंने मेरे डैड को बोल दिया कि डैड मुझे तो बिजनेस करना है. डैड ने बोला मोलिन बिजनेस पहले दिन से. मैंने, डैड मेरे को बिजनेस ही करना है. डैड ने मुझे थोड़ा समझाया कि मोलिन देख, शुरुआत से बिजनेस नहीं करते हैं, तेरे को जो भी करना है उसका थोड़ा पहले एक्सपीरियंस ले, उसका काम का तेरे को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और तुझे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बिजनेस के इन आउट पता होने चाहिए, फिर बिजनेस किया जाता है. पहले दिन से बिजनेस, दिस इज नॉट करेक्ट, ऐसा मुझे मेरे डैड ने बताया. पर मैंने बोला देखो डैड, आपने मेरे को सीए के लिए मना किया था, पर मैं कैसे सीए पास हो गया. वैसे आप मेरे को बिजनेस के लिए मना मत करो, मेरा बिजनेस अच्छा ही चलेगा.
डैड ने बहुत मना किया, पर उसके बावजूद भी फिर अल्टीमेटली डैड बेचारे मेरे सामने हार गए। और फिर मैंने डैड को बोला कि डैड, मुझे बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए का जरूरत है। मैं एक्चुअली उनको उनसे परमिशन क्यों मांग रहा था, मैं उनसे परमिशन इसीलिए तो मांग रहा था कि डैड मेरे को 10 लाख रुपए का फंड्स का जरूरत है। डैड ने मेरे को मना किया, पर तो भी फिर अल्टीमेटली मेरे को पैसे दे दिए। Then he told me one thing, that Maulin, you just make sure that in the business you are not incurring, क्या बोला होगा मेरे डैड ने, you are not incurring loss है। मॉर्निंग ध्यान रखना, लेट्स से you are not having a loss in the business। मैंने बोला ठीक है डैड। फिर 1 साल खत्म हुआ बिजनेस करते करते। 1 साल के बाद मुझे डैड ने बुलाया। ही आस्क्ड मी दैट मौलिन, बिजनेस में क्या हुआ। मैंने बोला डैड बिजनेस में मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो डैड तो खुश हो गए, चलो भाई पहली साल प्रॉफिट हो गया। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि मौलिन बिजनेस का ग्रोथ क्या लग रहा है। मैंने बोला कि डैड बिजनेस का मुझे ग्रोथ नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है डैड से जो मेरा बिजनेस पिछले साल हुआ था उतना का उतना बिजनेस आगे होगा, ग्रोथ मुझे नहीं लग रहा है डैड। डैड बोला ठीक है। फिर डैड ने पूछा कि मौलिन कितना प्रॉफिट हुआ। मैंने बोला कि डैड मुझे बिजनेस में ना 7,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ऐसा मैंने डैड को बोला। डैड ने बोला ठीक है। फिर डैड ने बोला मुझे चलो एक जगह जाके आते हैं। मैं कहा डैड, चलो तो सही। ठीक है डैड। तो मेरे डैड मुझे लेके गए कहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। मेरे डैड मुझे लेके गए कहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और मेरे को बोला कि मौलिन यू जस्ट गो एंड इंक्वायर कि 1 ईयर डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। मैंने पूछा जाके, तो उन्होंने मुझे बताया दैट 1 ईयर डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। ऐसा करके उन्होंने मुझे बताया कि 1 ईयर डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने डैड को बताया कि डैड 1 साल के डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। डैड ने फिर मेरे को समझाया, एकदम अच्छी तरह से समझो कि देख मौली, ये 10 लाख रुपए जो है ना, उसको हम लोग 8% पे इन्वेस्ट करेंगे ना, तो हमको क्या मिलेगा, हमको 1 साल के बाद 80,000 रुपीज मिलेगा। हमको 1 साल के बाद क्या मिलेगा, 80,000 रुपीज मिलेगा। ये 80,000 रुपीज के लिए कुछ मेहनत करना पड़ेगा, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा। विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स यू कैन अर्न एन अमाउंट ऑफ 80,000। ये पूरे साल मेहनत करके तूने कितना कमाया, तूने सिर्फ 7,000 रुपए कमाया। तो ये 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के ऊपर 7,000 रुपए का प्रॉफिट जस्टिफाइड है, ऐसा मुझे डैड ने पूछा। हाउ शुड आई आंसर हिम, प्लीज राइट इन योर चैट बॉक्स। It is absolutely not justified. We understand that say investing this 10 lakh rupees somewhere else can earn you an amount of rupees 80,000. क्यों, क्योंकि cost of capital 8% है, so that 80,000 rupees is more than the 7,000. So we understand that say doing this business is not justified. That is what we understand. और ये जो 80,000 है ना फ्रेंड्स, in a simple language, ये 80,000 को बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये 80,000 को बताया जाता है कैरिंग कॉस्ट। इसका मतलब ये है दैट से जो भी आप लोग इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कर रहे हो, जो भी आप लोग इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कर रहे हो, वो यहां की जगह अगर आपने कहीं और इन्वेस्ट किया होता, देन इन दैट केस आपको क्या मिलता, what amount of the profit that say you would have earned otherwise, you would have earned otherwise an amount of rupees 80,000, and that is the opportunity cost of doing this business. So your business must generate at least the profit of 80,000. आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए, पर सिर्फ प्रॉफिट से नहीं चलेगा। your business should be able to generate some amount of the minimum profit. कितना मिनिमम प्रॉफिट, an amount of rupees 80,000.
and this is what we understand is the carrying cost. इसका एक छोटा सा नोट लिखते हैं, हेडिंग राइट डाउन कैरिंग कॉस्ट. उसमें आप लोग लिखिए पहला पॉइंट. अच्छा, कैरिंग कॉस्ट के बाजू में लिखिएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. उसमें पहला पॉइंट लिखिएगा फॉर एनी कमर्शियल enterprise, comma, always there is an intention to make profit. Full stop. Second point, however, only profit is not sufficient. Full stop. Taking into account investment in the business, and opportunity cost of capital, that is rate of interest, comma, the company should be able to earn some amount of minimum income. Full stop. This minimum income is called carrying cost. Full stop. Third point, from decision making point of view, comma, we can say that if actual profit is less than minimum profit slash carrying cost, comma, the company should not carry the business.
फुल स्टॉप। अच्छा, दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी हम लोग समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स, उसका रेलेवेंस क्या है हमारे ये रिसीवेबल मैनेजमेंट चैप्टर में। इसका दैट इज से कुछ रेलेवेंस ऐसा है, फॉर एग्जांपल अभी एक कंपनी 2 महीने का क्रेडिट पीरियड अपने कस्टमर्स को ऑफर कर रही है। कंपनी ये सोच रही है कि 2 महीने की जगह लेट से हम लोग 3 महीने का क्रेडिट पीरियड कस्टमर्स को ऑफर करें। जो भी कंपनी का प्रॉफिट है ना, वो अभी है 1 लाख रुपए। अगर हम लोग 2 महीने का 3 महीना करेंगे ना, तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 1,20,000, पर उसके सामने हमारा जो बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है ना, वो लेट अस से 1,50,000 से बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ा, पर साथ साथ में हम लोग क्रेडिट पीरियड ज्यादा देंगे, इसलिए हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा 50,000 से। सपोज की कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%। आई वॉन्ट यू टू टेल मी इन द चैट बॉक्स कि क्या हमको नया क्रेडिट पीरियड कस्टमर्स को ऑफर करना चाहिए? दैट इज माई क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हम लोग ऐसा समझते हैं यहाँ पे कि नया क्रेडिट पीरियड ऑफर करने की वजह से हमारा प्रॉफिट कितने से बढ़ता है? 20,000 से। 1,50,000 रुपए का जो हमारा एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, उसको कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो 1,50,000 का 10% हमको क्या मिलेगा? सिर्फ 15,000 मिलेगा। सो 20 इज मोर देन 15। सो व्हाट हैपेंस एट से हमारा प्रॉफिट 5,000 से बढ़ेगा, तो हमको नया क्रेडिट पीरियड हमारे कस्टमर्स को ऑफर करना चाहिए। सो वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर दैट से प्रॉफिट बढ़ रहा है, सो द कंपनी शुड ऑफर द क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 मंथ्स टू द कस्टमर। दूसरा हम लोग लॉजिकली ऐसा समझ सकते हैं, 20,000 is what you are able to earn on investment of 1,50,000। सो आपका रेट ऑफ अर्निंग क्या हुआ? आपका रेट ऑफ अर्निंग हुआ 13.33%। The rate of earning is 13.33%, which is greater than your cost of capital 10%। इसलिए भी आपको नया क्रेडिट पॉलिसी कस्टमर्स को ऑफर करना चाहिए। Let us start with the question. Consider following information. Annual credit sales is provided as 401.5 lakhs. Annual variable cost is given as 300 lakhs. Annual fixed cost is provided as 65 lakhs. Average collection period is 60 days. Discounting rate or cost of capital is 20%. Calculate annualized carrying cost. That is the question. I request all of you to go through the question, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करेंगे आंसर। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन लिखा है। सेल्स है हमारा 401.5 लैक्स, वेरिएबल कॉस्ट है हमारा 300 लाख, फिक्स कॉस्ट है 65 लैक्स। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, देन इन दैट केस इट इज 365 लैक्स। एवरेज करेक्शन पीरियड, उसको क्रेडिट पीरियड भी बोला जाता है। कुछ सिचुएशंस में एवरेज कलेक्शन पीरियड और क्रेडिट पीरियड दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। कौन सी सिचुएशन में, वो बाद में पढ़ने का है। अभी हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं दैट्स द एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्रेडिट पीरियड, यानी इतने नंबर ऑफ डेज में हमारे कस्टमर्स हमको पेमेंट करते हैं। डिस्काउंटिंग रेट यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है 20%। ये जो हमको सेट ऑफ द इंफॉर्मेशन दे रखा है, उसके ऊपर से कैरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है। बिफोर वी डू आंसर, I have a few questions to all of you. I request you to answer for these questions in the chat box. मेरा पहला क्वेश्चन सबसे ये है, what is daily sales of the company? मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, what is daily expense of the company? और मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है,
what must be collection of the company during first 60 days of business? I want you to answer these three questions in the chat box. Let us have understanding that say how to make the calculation of answer. What is the daily sales of the company? Daily sales of the company is 1,10,000. कैसे? बहुत सिंपल है. 401.5 lakhs divided by 365 days. That is the way the daily sales of the company is calculated. दूसरा question. What is the daily expenses of the company? Daily expenses of the company is 365 lakhs divided by 365 days. देखो पूरे साल का खर्चा कितना इतना है, divided by 365, so it comes to rupees 1 lakh per day. ऐसा हम लोग ये कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं. तीसरा क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी द कलेक्शन ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग फर्स्ट 60 डेज ऑफ द बिजनेस? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 0. ड्यूरिंग द फर्स्ट 60 डेज ऑफ द बिजनेस हमको 1 रुपया भी नहीं मिला होगा. क्यों? क्योंकि हमारा कलेक्शन पीरियड 60 डेज है. तो जो हमने पहले दिन सेल्स किया उसका कलेक्शन हमको 61st डे मिलेगा. जो दूसरे दिन सेल्स किया उसका कलेक्शन हमको 62nd डे मिलेगा. तीसरे दिन सेल्स किया उसका कलेक्शन 63rd डे मिलेगा, एंड सो ऑन. ये स्टोरी चलता रहेगा. इट मींस दैट से वी अंडरस्टैंड दैट से जो हमारा पहला बिजनेस का 60 डेज है उसमें हमको 1 रुपया भी नहीं मिला होगा. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. नाउ कमिंग बैक टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी अंडरस्टैंड दैट से हमको यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है. कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमको दो इंफॉर्मेशन चाहिए. एक इंफॉर्मेशन चाहिए इन्वेस्टमेंट का और दूसरा इंफॉर्मेशन हमको चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का. कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, इट इज 20%, एंड वी रिक्वायर द इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन. इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसका आप लोग लॉजिक समझो. हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, जिस दिन बिजनेस शुरू किया तब से लेके जो पहले 60 डेज है तब तक हमारा कलेक्शन क्या हुआ, तब तक हमारा कलेक्शन हुआ 0. हर रोज का खर्चा 1 लाख रुपए है. तो जब हमारा बिजनेस का 60 डेज खत्म हो जाएगा, बाय दैट टाइम वी वुड हैव मेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 60 lakhs. जब हमारा बिजनेस का 60 डेज खत्म हो जाएगा, बाय दैट टाइम वी वुड हैव मेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 60 lakhs. नाउ 61st डे ऑनवर्ड्स क्या होगा, वी विल स्टार्ट रिसीविंग द कलेक्शन. कितना? 1,10,000. 62nd डे कलेक्शन मिलेगा कितना? 1,10,000, एंड सो ऑन. जो भी हमको कलेक्शन मिलेगा ना फ्रेंड्स, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख रुपए बिजनेस पे री इन्वेस्ट करेंगे और बाकी का 10,000 रुपए का प्रॉफिट हम लोग विड्रॉ करेंगे. कॉस्ट का री इन्वेस्टमेंट करो, प्रॉफिट को विड्रॉ करो. कॉस्ट का री इन्वेस्टमेंट करो, प्रॉफिट को विड्रॉ करो. ऐसा करके से वी विल हैव द बिजनेस फ्रॉम 61st डे ऑनवर्ड्स. कब तक के लिए? परपेचुइटी के लिए. क्योंकि हमारा तो अजम्पशन ही है दैट से वी आर गोइंग टू डू बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ऐसा समझते हैं कि बिजनेस के पहले 60 डेज का फाइनेंसिंग ही हमको करना पड़ेगा. एक बार 60 डेज का फाइनेंसिंग हो गया, उसके बाद बिजनेस ही कैश फ्लो जनरेट करेगा with which you can pull on your business further. बिजनेस ही कैश फ्लो जनरेट करेगा with which you can pull on your business further. उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है. That is what we understand. So what will happen? We understand ये जो 60 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट है वो अगर हम लोग कहीं और इन्वेस्ट करते तो हमको क्या मिलता, 20% के हिसाब से हमको 12 लाख रुपए मिलता. तो ये जो 12 लाख रुपए हमको अदरवाइज मिलता
उसको क्या बोला जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा? कैरिंग कॉस्ट कहा जाएगा। दिस इज द कैरिंग कॉस्ट ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट। So let us make the calculation of answer. Calculation of annualized carrying cost. कैसे किया जाएगा फ्रेंड्स? It is total variable cost plus total fixed cost divided by 365 days into average collection period into cost of capital. वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 300 लाख। फिक्स कॉस्ट कितना है? 65 lakhs divided by how many days in a year? 365 days। यानी एक दिन का खर्चा आ जाएगा 1 लाख इंटू एवरेज कलेक्शन पीरियड इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 1 लाख रुपए इंटू एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 60 days इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज एन अमाउंट ऑफ 60 lakhs इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 20%। तो हमारा कैरिंग कॉस्ट क्या हुआ? हमारा कैरिंग कॉस्ट हुआ 12 लाख रुपए। ये मैंने थोड़ा स्प्लिट करके लिखा है, हमको एग्जामिनेशन में इतना डिटेल में लिखने का जरूरत नहीं है। Now I'm writing the full form of the things. TVC उसका मतलब है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, TFC उसका मतलब है टोटल फिक्स कॉस्ट, ACP that is average collection period, थ्री 365 days तो वो डेज ही है। के का मतलब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या तो उसको बोला जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, या तो उसको बोला जाता है कैपिटलाइजेशन रेट, या तो उसको बोला जाता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ऐसा कुछ भी बोला जाता है। This is the way we make the computation of the carrying cost. Please take down answer.